नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एनालिसिस के अंदर। ठीक है, इसमें हम न्यूज़ देखेंगे, यानी सुबह जो न्यूज़ वीडियो थी जिसमें हमने एडिटोरियल्स देखे थे, इसके अंदर हम क्या देखेंगे भी जो न्यूज़ देखे थे किस फॉर्म में, हम जो एमसीक्यूज फॉर्म में। ठीक है, यानी जो हमारे प्रीलिम्स में किस हिसाब से पेपर आते हैं उसके हिसाब से ये हमारा एक रिवीजन वीडियो है, यानी हमने जो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा था उसका हम अभी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज 31 अगस्त है, तो आज का ये न्यूज़पेपर का वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहली जो न्यूज़ थी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये काफ़ी रेयर न्यूज़ है, यानी ऐसी जो न्यूज़ होती है वो बहुत ही कम आती है ये न्यूज़, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो इस न्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हम इस प्रकार का कह सकें भी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, मगर अगर इसके हम बैकग्राउंड पर जाएँ, उसकी पृष्ठभूमि पर जाएँ तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी ये एक हमारी जो पॉलिटी का जो सिलेबस है या सेगमेंट है उससे ही अलग जाकर एक चीज़ है। इसके क्या अंदर है क्या भी जो हमारा जो कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन जो अभिजीत सिंह के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश को शिकायत की गई है। ठीक है, यानी अब हम नॉर्मली देखते हैं भी तो संसद होती है, किसी भी न्यायाधीश या यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो उसके हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है। जबकि अभी जो मुख्य न्यायाधीश है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, उनकी जो शिकायत है वो मुख्य न्यायाधीश के पास की गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं भी हमारा जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जितने भी न्यायाधीश हैं वह उसके अधीनस्थ आते हैं। ठीक है, तो और इसके बीच में उन्होंने ये कहा भी है भी इनका जो शिकायत की गई थी वह कुछ इस प्रकार से थी भी यह किसी पार्टी के पक्ष में, एक पार्टी की तरफ झुकाव इनका दिख रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। क्वेश्चन क्या है हमारा, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो इसका जो पहला कथन है हमारा सत्य है, क्योंकि जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं वह ऐसे न्यायाधीश होते हैं भी जब क्या होता है भी उच्चतम न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों के जो quorum पूर्ण नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है भी कुछ यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो सर्वोच्च न्यायालय में यानी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उनमें उसे उनको बुलाया जाता है। तो उनको कौन से न्यायाधीश बोलते हैं, उनको तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं भी मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। तो इसका दूसरा कथन है वह भी सत्य है, यानी ऐसे यानी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सी हमारे दोनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। ठीक है, क्या कहता है तदर्थ न्यायाधीश, जब कभी कोरम पूरा करने से स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, और ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। यानी अगर वह यानी जो दिल्ली हाई कोर्ट है या कलकत्ता हाई कोर्ट है उसका अगर कोई न्यायाधीश को बुलाना है तो वह वहाँ के मुख्य न्यायाधीश से पहले परामर्श करेगा और फिर वह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेगा, और उसके बाद ही उसको तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, और उसके पास कौन कौन सी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश की सारी योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश के पद की नियुक्ति होने वाले व्यक्ति को अन्य दायित्वों की तुलना में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के दायित्वों को ज्यादा वरीयता देनी होगी। ठीक है, और इन दौरान उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो न्याय निर्णय शक्तियां और विशेषाधिकार भी प्रदान होंगे। यानी जब वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा तो उसे वही शक्तियां प्राप्त होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को होती हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज थी हमारी वह कौन सी थी, इसमें कहा जो ईडब्ल्यूएस है आरक्षण, यानी जो भारतीय संविधान का जो 103 जो संविधान संशोधन था, जो आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग थे उनके संरक्षण की बात करता था, उनको 10% आरक्षण की बात करता था। तो इसके अंदर एक याचिका दायर की गई, उसमें कहा गया है भी 10% आरक्षण देने के बाद जो संविधान ने 50% आरक्षण की जो सीमा तय की है वह सीमा इससे बाहर चली जाती है, यानी जो सीमा को लांग जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है भी भारतीय संविधान सभा किसी विशेष हेतु किसी विशेष रोजगार हेतु निवास को प्राथमिकता दे सकती है। तो इसका जो पहला कथन है वह क्या है हमारा, गलत हो जाता है, क्योंकि यह शक्ति विधानसभा को नहीं है, संसद को है। यानी संसद किसी निवास के लिए प्राथमिकता दे सकती है, यानी वहाँ कोई अनुसूचित जाति है या जनजाति है या किसी भी प्रकार की के अल्पसंख्यक है, किसी प्रकार की रोजगार के लिए उनको वहाँ पर प्राथमिकता
दी जा सकती है। ठीक है, अगला क्या क्या है, विधानसभा निजी रोजगार में भी ऐसी व्यवस्था है तो संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए हैं। तो इसका जो दूसरा कथन है वो भी गलत है, क्योंकि जो निजी रोजगार से संबंधित तो ऐसी शक्ति संसद को भी प्राप्त नहीं है। अभी जो महाराष्ट्र है, हरियाणा है या अन्य राज्य है, उन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान किए थे ताकि निजी नौकरियों में भी जो 75% तक का आरक्षण वहीं के लोगों को दिया जाएगा। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में एक याचिका दायर की गई थी। ठीक है, ये पहले की न्यूज़ थी, पिछले साल की। ठीक है, तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो कथन तो दोनों ही गलत है, तो आंसर हो गया हमारा डी, यानी दोनों के दोनों क्या है, गलत है। क्या किया गया है, वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 व अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया था। संशोधन क्या किया गया था, भी संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 के उपखंड 6 और भारतीय अनुच्छेद 16 के उपखंड 6, यानी दोनों के अंदर 6 उपखंड सम्मिलित किया गया था, ताकि अनारक्षित वर्ग यानी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण प्रदान किया जा सके। संविधान का अनुच्छेद 15 का उपखंड 6 राज्य को खंड 4 व खंड 5 में उल्लेखित लोगों को छोड़कर अन्य सभी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने व शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। हालांकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 30 खंड 1 में संदर्भित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को शामिल नहीं किया गया, यानी इसमें जो अल्पसंख्यक के जो शैक्षणिक संस्थान है उनके अंदर जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग आयोग है, उनको आरक्षण जैसी सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी कहाँ से, द हिंदू से न्यूज़ थी, जिसके अंदर कहा गया जो तेलंगाना है वह इन्फ्लेशन के मामले में 8.32% की वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, इसके अंदर ये जो दे रखा है ये सारे के सारे इसके अंदर दे रखे हैं, तो इसमें हमारे लिए इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्फ्लेशन क्या चीज़ है या मुद्रास्फीति क्या चीज़ है, क्या कहता है, मुद्रास्फीति की स्थिति वह स्थिति है जो क्या कहता है, ये मुद्रास्फीति की शक्ति होती है जो अर्थव्यवस्था में क्रय मूल्य की शक्ति को प्रभावित करता है, यानी जो मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है उसको प्रभावित करता है। आमतौर पर हम मुद्रास्फीति को महंगाई का रूप से भी जानते हैं, जिसमें हम कहते हैं जो मुद्रास्फीति होती है तो देश में महंगाई की वृद्धि ज़्यादा होती है। जैसे अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से जो हमारी जो महंगाई दर है वह लगभग 6.7% के आसपास है। तो हम कह सकते हैं अभी भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है, मुद्रास्फीति उच्चतर स्तर पर मानी जा सकती है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थे वह हमारी किससे है, दैनिक जागरण से, जिसके अंदर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रांत नौसेना के में करेंगे शामिल, यानी जो विक्रांत जो INS विक्रांत है वह काफ़ी चर्चा में है। तो इसके अंदर एक बात की गई, जो भारतीय नौसेना की वेबसाइट पर एक बात थी कि जो 2 अक्टूबर 1934 को नौसेना का नया नामकरण क्या किया गया था, रॉयल इंडियन नेवी, और बाद में देश का विभाजन होने पर रॉयल इंडियन नेवी और यानी इंडियन और रॉयल पाकिस्तान नेवी के रूप में यानी विभाजित कर दिया गया था, और यानी स्वतंत्रता बाद इसको क्या कर दिया गया था, इसको कर दिया इंडियन नेवी के नाम से परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, भी रॉयल इंडियन नेवी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना 1934 में की गई थी। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है, क्योंकि रॉयल इंडियन नेवी का 1934 में नाम परिवर्तन किया गया था। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाकर देखें तो अगर जब भारत में पुर्तगाल आए थे तो उनकी नेवी शक्ति काफ़ी समृद्ध थी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं भी जो नेवी जो हमारी थी वह तो पहले से ही हमारे पास थी, मगर जो 1934 में इसको, क्योंकि उस टाइम तक ब्रिटिश का पूरा राज हो चुका था, तो इसलिए उसको रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद में कहते हैं अगला कहा है भी रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का अंतिम संघर्ष माना जाता है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह सत्य है। ठीक है, यानी जब 1946 के अंदर, ठीक है, जब 18 अगस्त 1946 के अंदर जब ये विद्रोह हुआ था, विद्रोह किस लिए हुआ था, विद्रोह हमारा हुआ था भी जो नस्ल भेद की टिप्पणी की जाती थी, यानी हमारे जो नेवी के जो जवान थे और जो ब्रिटिश के जवान थे उसमें नस्ल भेदीय टिप्पणी की जाती थी, उनके रंग से संबंधित उन पर टिप्पणियां की जाती थी। ठीक है, उनके जाति से संबंधित उन पर टिप्पणियां की गई, इस आधार पर वहाँ पर विद्रोह कर दिया गया था। और विद्रोह में जिसके अंदर जो लाल किलों पर उनका मुकदमा भी चलाया गया, मगर बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, इसके अंदर एक नारा भी प्रचलित हुआ था
था भी लाल किले को तोड़ दो और स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ दो, ऐसा कुछ नारा भी प्रचलित हुआ था। ठीक है, तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, केवल और केवल दो। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा बी। अगली जो न्यूज़ क्या क्या कहती है भी, खरीफ सीजन में 519 टन धान की होगी सरकारी खरीद, यानी सरकार खरीफ की फसल का धान की कितना 900 यानी 519 टन धान खरीदेगी। ठीक है, कहता है भी धान में क्या कहता है भी धान में क्वालिटी कंट्रोल पर विशेष जोर दिया जाएगा, यानी जो धान होगा उसके पहले हम क्वालिटी चेक करेंगे, उसके बाद सरकार उसको खरीदेगी। ठीक है, और जो सीजन के दौरान स्तरीय और राज्यों पर मोटे अनाज की भी खरीद करेगी। हम इसके अंदर एक बात कही गई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है, और जलवायु के चलते गेहूं एवं धान की खेती से प्रभावित होने के खतरा है, और इसे मोटे अनाज में सुपर फूड की श्रेणी में भी शामिल किया गया है। यानी हम कह सकते हैं भी जो गेहूं और चावल का यानी जो उत्पादन है वह प्रभावित हो सकता है, जिस समय हमें मोटे अनाज की आवश्यकता काफ़ी अधिक होगी। ठीक है, और इसका जो भुगतान है वह जो किसान होंगे उनको ऑनलाइन ही ये भुगतान किया जाएगा। ठीक है, और एक इसके अंदर बात कही गई है, इसके अंदर जो स्टोरेज के लिए जो बोरियां यूज़ होगी, यानी जो थैले यूज़ होंगे वह कौन से होंगे, जूट से होंगे, यानी जो 50% जो थैले यूज़ होंगे वह किसके, जूट से बने होंगे। ठीक है, जहाँ जो जूट की जो हमारी जो अभी जो प्लास्टिक के जो बैग आते हैं उनको छोड़कर अभी जो जूट से निर्मित जो बैग होंगे उनका उपयोग इसके अंदर किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खरीफ की फसल कृषि भारत में मॉनसून का आगमन दो समकक्ष घटनाएं है, यानी जब हमारे देश में खरीफ की फसल की बुआई होती है तो उसी समय हमारे देश में मॉनसून का आगमन होता है। तो इसका जो पहला कथन हम सत्य कह सकते हैं, क्योंकि जो खरीफ की बुआई है वह लगभग अप्रैल के महीने से स्टार्ट होकर लगभग जून के महीने तक चलती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भी जब फसल की जब बुआई होती है तो वह उस टाइम हमारे देश में मॉनसून का आगमन होता है, और मॉनसून का आगमन लगभग 1 जून के आसपास होता है। ठीक है, दूसरा कथन क्या कहता है, रागी की फसल एक खरीफ की फसल है जिसमें कर्नाटक एक अग्रणी राज्य है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह भी हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, दोनों ही कथन सही है, तो आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, क्या कहता है, खरीफ की फसल देश में विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, जो कि सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसल, ठीक है, मुख्य फसल कौन कौन सी है, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। ठीक है, अगला कहता है भी सामान्य मानसून पूर्व फसलों की बुआई का कार्य अप्रैल के प्रथम माह से प्रारंभ हो जाता है। धान, इसके बाद में हमने जो धान की बात कही है तो धान के बारे में हम देख लेते हैं। धान के लिए कम से कम हमें कितने 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, और साथ ही हमें 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा की भी आवश्यकता होती है। और चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है, उत्तर प्रदेश का है, कितना है, लगभग 5.87 मिलियन हेक्टेयर। और उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद ओडिशा। ठीक है, भारत में प्रति चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2014-15 में कितना हो रहा था, 2099 किलो, यानी ये डाटा पुराना डाटा, तो इसको आप निकाल भी सकते हो। जो पंजाब सर्वाधिक उत्पादक करता है यानी धान का, तो ये कितना 3838, ये भी एक पुराना डाटा है, तो आप इसको भी यानी भूल सकते हो या इसको छोड़ सकते हो, नई आर्थिक सर्वेक्षण में नया डाटा आ सकता है। ठीक है, अगले जो न्यूज़ क्या कहती है, अगला जो ये कहता है भी गोदावरी डेल्टा का और कोडकांग यानी जिसको बोलते हैं कोटरा तेलंगाना और रायलसीमा पर चावल के प्रमुख उत्पादक हैं क्षेत्र हैं। और ठीक है, तो अगली जो न्यूज़ थी वह हमारी किसी है, द हिंदू से न्यूज़ है, जिसके अंदर जो चेन्नई एयरपोर्ट पर गया वह भारत का यानी जो 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया, यानी सबसे व्यस्त कह सकते हैं। किस किस के बाद, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के बाद जो चेन्नई का जो एयरपोर्ट है वह सबसे व्यस्त, हम कह सकते हैं सबसे जैसे व्यस्त है एयरपोर्ट बन चुका है। तो इसके अंदर हमारा जिक्र हुआ है भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है। ठीक है, बाकी ये डेटा दे रखा है भी। न्यू दिल्ली सबसे ज़्यादा कौन है, न्यू दिल्ली, यानी जो न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा यात्री आते हैं। न्यू दिल्ली के बाद मुंबई, मुंबई के बाद बेंगलुरु, बेंगलुरु के बाद हैदराबाद, हैदराबाद को चेन्नई, और चेन्नई के बाद में कौन सा है, कोलकाता। ठीक है, क्या कहता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसको वो क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण केवल जमीनी स्तर पर वायु क्षेत्र को नियंत्रित करता है। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है, क्योंकि भारतीय विमानपत्तन है वह जमीनी के साथ साथ जो हमारे समुद्री क्षेत्र होता है उसकी जो जमीन स्तर होती है उसकी वायु क्षेत्र का भी नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा गगन परियोजना का प्रारंभ किया गया है। तो इसके जो दूसरा कथन सही है, क्योंकि भारतीय विमानपत्तन ने इसरो के साथ मिलकर, ठीक है, गगन परियोजना का आरंभ किया, कि जो क्या है कि जीपीएस आधारित परियोजना है। ठीक है, तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, केवल और केवल बी। ठीक है, क्या कहता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक संगठन एवं प्राधिकरण है जो भारतीय सरकार के कौन से नागर विमान मंत्रालय के अंतर्गत है कार्यरत है। निगमित मुख्यालय राजीव गांधी भवन, ये कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कुल 125 विमानपत्तनों का प्रबंधन करता है और जमीनी अधिष्ठानों के साथ साथ संपूर्ण भारतीय वायु क्षेत्र व सीमावर्ती सागरीय क्षेत्रों और वायु ट्रैफिक प्रबंधन सेवाएं भी प्रदान करता है। ठीक है, ये केवल जमीनी स्तर पर ही नहीं, उसके साथ साथ ये सीमावर्ती जो महासागर हो गए और वायु ट्रैफिक के क्षेत्र है वहां पर भी ये कार्य करता है। अगर आप क्या कहता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ यानी प्रौद्योगिकी संयोग से गगन परियोजना का शुरू की गई है, और जहां पर हमने नेविगेशन के लिए उपग्रह आधारित प्रणाली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जीपीएस के से प्राप्त नेविगेशन संकेतों को हवाई जहाजों के नेविगेशन संबंधित आवश्यकताओं को के लिए उन्नत किया जा सकता है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह किससे संबंधित है, जो मुसलमानों में जो बहुविवाह और निकाह का हवाला का दहेज देशज के बाद सुनवाई, यानी जो इसके अंदर कहा गया जो महिला यानी जो मुस्लिम समाज है उसके अंदर बहुविवाह की जो प्रथा है उसको असंवैधानिक करने की बात कही गई है। इसके अंदर इस जिक्र किया गया, इन याचिका किस किसने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये मानवाधिकार आयोग ने, राज्य महिला आयोग ने और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पक्षकार को नोटिस जारी किए गए हैं। ठीक है, कहता क्या है, तत्काल जिसे 3 तलाक, बहुविवाह, निकाह हवाला संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के विरुद्ध है। यानी संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है, 14 यानी समता का अधिकार, 15 कहता है विराज्य धर्म लिंग विषय आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, और 21 क्या कहता है, जिसमें हमें जो ध्यान एवं प्राण की स्वतंत्रता की बात कहता है। ठीक है, क्या कहता है, सार्वजनिक व्यवस्था में क्या करते, सार्वजनिक व्यवस्था वह नैतिक व स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ के एक्ट 1973 की धारा 2 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग कही गई है। उन्होंने तत्काल 3 तलाक को एक आईपीसी की धारा 498 के तहत क्रूरता के निकाह हलाला और 300 धारा 375 के तहत दुष्कर्म और यानी बहुविवाह की धारा 354 को के तहत अपराध घोषित करने की मांग की गई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि इसके अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का बात की गई, जबकि हमने जो आर्टिकल थे उनको एक बार हमने देख लिया। क्या कहता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष होते हैं वह सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो इसका जो इस पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति के द्वारा की जाती है, तो इसका दूसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बने हुए समिति है उसकी परामर्श के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो दोनों ही कथन गलत हैं, तो आंसर हो गया हमारा डी। क्या कहते हैं, भी जो आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है या संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक उच्च न्यायाधीश का कार्यकाल या मानव या मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्वेश्चन पहला कथन हमारा क्या हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन हमारा सत्य हो जाता है, सॉरी। ठीक है, तो पहला कथन हम सत्य कह सकते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है,
अगला कहता है दो अन्य नए व्यक्तियों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारियां व कार्य अनुभव होना चाहिए, यानी जो अन्य जो न्यायाधीश होंगे उनको जो मानवाधिकार से संबंधित जानकारी है वह होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या कहता है पूर्णकालीन सदस्यों को आंतरिक आयोग के 4 अन्य पदेन सदस्य होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के सदस्य, ठीक है, और राष्ट्रीय जो मानवाधिकारी और महिला आयोग के भी सदस्य होते हैं। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, किनके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होता है, और समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों दल के, और केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, होते हैं। और इसके अतिरिक्त भारतीय मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के भी किसी भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, अगला है कि इसके अंदर एक जियो का जो यानी जो रिलायंस इंडस्ट्री का जो यानी रिलायंस ने जो एक वक्तव्य जारी किया था, यानी अपने जो प्लेटफार्म पर एक सूचना यानी दी थी भी है, जो रिलायंस है वह लगभग दिसंबर 2023 तक 5G इंटरनेट हमारे यहाँ देश में स्थापित कर देगी। तो इसके अंदर उन्होंने एक इसके बारे में जिसमें स्टैंड अलोन की बात कही थी। तो ये स्टैंड अलोन क्या है? स्टैंड अलोन ऐसे कुछ नहीं है। स्टैंड अलोन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या होता है, अभी जैसे 5G नेटवर्क के लिए जैसे टावर हो गए या वायर्स होगी, जो भी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वह सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, नए सिरे से बिछाया जाएगा। यानी जो वर्तमान 4G इंटरनेट है उसी के अंदर इसको नहीं रखा जा सकता, इसके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसको हम स्टैंड अलोन बोलते हैं। और एक इसी का परिप्रेक्ष्य में एक है नॉन स्टैंड अलोन। इसके अंदर क्या होता है, जो वर्तमान जो हमारा आधारभूत ढांचा है उसी के अंदर सुधार करके हम नई चीज को बना सकते हैं। ठीक है, 5G है, 5G की स्पीड इसके अंदर बताई गई है अभी 10 गीगाबाइट प्रति सेकंड के हिसाब से होगी, जिससे क्या है हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह और तेजी से काम कर पाएगी, और इसी के साथ जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वह भी अच्छे से काम कर पाएगा। इसके अंदर एक बात लिटरेसी रेट की हुई है। अभी लिटरेसी रेट क्या होता है, अभी जो डेटा होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच लगने वाली देरी को हम क्या कहते हैं, लिटरेसी रेट कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई एक वीडियो डाउनलोड करते हैं तो उस डाउनलोड होने में कितना टाइम लगता है, तो वह किस चीज़ पर निर्धारित करता है, हमारे लिटरेसी दर पर। इसका ये क्या होता है, इनके दोनों के बीच में एक विपरीत संबंध होता है। यानी जितनी लिटरेसी अधिक होगी उसकी स्पीड हमारी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, और जितनी लिटरेसी कम होगी स्पीड हमारी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो लिटरेसी मुख्यतः डाटा हस्तांतरण करने हेतु समय की विलंबता को दर्शाता है। तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है, क्योंकि जो लिटरेसी होता है वह समय की बात करता है, यानी डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितने टाइम में जाएगा। ठीक है, लिटरेसी एवं डाटा हस्तांतरण गति के विपरीत संबंध पाया जाता है। तो ये हमने देख लिया भी, जैसे लिटरेसी अधिक होगी तो डाटा कम जल्दी से, यानी अधिक होगी तो जो डाटा है वह देरी से होगा, और अगर लिटरेसी कम होती है तो डाटा है वह बहुत जल्दी से ट्रांसफर होगा। तो पूछा गया सही कथन, दोनों ही कथन क्या है हमारे, सत्य है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी, जो हमारे जो अर्थशास्त्री अभिजीत सेन थे उनका जो हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। तो अभिजीत सेन जो 62 वर्षीय थे, जो योजना आयोग के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, और वे एक अर्थशास्त्री थे। वर्ष 2010 में अभिजात सेन सार्वजनिक सेवा के लिए जिसे उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और ये कब, 2004 से 2014 में योजना आयोग के सदस्य थे, और वह कृषि एवं लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, 1997-2000 के सभी सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अभिजीत समिति के गठन किस इस परिप्रेक्ष्य में हो, यानी किस परिप्रेक्ष्य में हो, तो इनका जो गठन हुआ था वह उत्पादन मूल्य सूचकांक के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। ठीक है, कहता है अभिजीत समिति का जो समिति का गठन किसके अंदर क्या कहता है, जो प्रोड्यूस प्राइवेट इंडेक्स के, यानी जिसको बोलते हैं उत्पादक यानी उत्पादन सूचकांक के लिए, ठीक है, उत्पादन मूल्य सूचकांक के लिए किया गया था, इसके लिए किया गया था। और पीपीआई अप्रत्यक्ष करों परिवहन लागतों को ध्यान में नहीं रखता है। ठीक है, और क्योंकि इस सूचकांक की गणना उत्पादन के स्तरों पर की जाती है, यानी किस प्रकार से उत्पादन हुआ इस हिसाब से। जो अभिजीत सेन थे उनका जन्म लगभग को हुआ था 26 जनवरी 1950 को, वैसे 28 नवंबर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, कई जगह इसका ये डेट दे रखी है, तो इनका जन्म हुआ था वह कब हुआ था, लगभग 26 नवंबर को 1950 को। ठीक है, और ये इनकी जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी, उनका जो निधन हुआ था वह 29 अगस्त 2022 को। एक अर्थशास्त्री थे जो भारतीय योजना आयोग से सदस्य थे। ठीक है, बाकी ये झारखंड के रहने वाले थे, और इनके जो पिता थे जिनका नाम था समर सेन, वह विश्व बैंक के एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है,
अगली जो न्यूज़ थी हमारी वह कह रहे हैं कि बेहतर विकास दर से, यानी जो हमारी जो विकास दर जैसे जैसे हमारी अभी विकास दर लगभग 7 पॉइंट समथिंग कुछ चल रही है, तो उससे क्या होगा, जो शेयर बाजार में जो निवेशक हैं उनका हमारा जो शेयर बाजार की तरफ क्या हो रहा है भी जो रुझान है वह बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा वो शेयर बाजार के जो हमारे जो सेंसेक्स हैं जिसमें निफ्टी और सेंसेक्स है, जो सेबी और जो बीएससी है उसके सॉरी जो जो एनएससी है और बीएससी है उसके अंदर काफ़ी उछाल देखने को मिला है। ठीक है, एक ये वैसे न्यूज़ थी। अगला जो न्यूज़ कह रखती है अभी 2047 तक $10,000 हो सकती है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो हमने पहले सुबह भी देखा था अभी जो आर्टिकल था जिसमें हमने कहा था अभी जो 12,000 से 15,000 के बीच में अगर हमारी प्रति व्यक्ति आय हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, विकसित देश की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके अंदर जैसे द कंपोजिट इंडिया एट द रेट 100 का भी जिक्र किया गया है, जिसके अंदर भारत के जो हमने जो लक्ष्य रखा गया 1947 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए, उसके अंदर बात की गई, जिसमें जो वर्तमान जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह कितनी 2.7 ट्रिलियन डॉलर की है, और साथ ही हम 6ठे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और देश की श्रेणी में शामिल है। ठीक है, इसके साथ और कहा गया है इसके अंदर भी एक बात कही गई भी भारत विश्व चैन के सप्लाई में, जैसे जितने भी बड़े देश हैं उन सब के अंदर किसी न किसी बात की, यानी जो वैश्विक अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने से संबंधित या आर्थिक रूप से समृद्ध होने से संबंधित होड़ लगी रहती है। तो भारत में भी कुछ इसी प्रकार से, मगर औरों के मुकाबले भारत में सामर्थ्य इस चीज़ का ज़्यादा है। ठीक है, इसके अंदर एक रिपोर्ट का जिक्र है जिसको बोलते हैं इको रैप रिपोर्ट, जो किसके द्वारा एसबीआई द्वारा जारी की जाती है। इसके अंदर एक टीना फैक्टर के बारे में जिक्र हुआ है। टीना फैक्टर क्या होता है, भी ऐसी कोई चीज जिस पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही चर्चा में रहा टीना फैक्टर क्या है, तो ये हमने अभी देखा ये क्या है, यानी एक अर्थव्यवस्था में वैकल्पिक रहित घटना। ठीक है, एक आते हैं पौधों को, यानी जो हमारे देखे जो यानी जो फर्टिलाइजर, जो वन फर्टिलाइजर वन नेशन की एक योजना स्कीम स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर कहा गया है भी जो आपके जो ये जो पैकेजिंग के जो बॉक्स होंगे उन पर 70% या लगभग 1/3 क्षेत्र का ऊपर आप भारतीय लोगो देंगे और बाकी के अंदर कंपनी अपना लोगो दे सकती है। ठीक है, इसमें कहा गया है फिलहाल क्या अभी 177 फर्टिलाइजर कंपनियां हैं जो कि यूरिया है, डीएपी है, जैसी जो नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे उर्वरक प्रोवाइड करवाती हैं। जबकि इनमें क्या होता है, भी अलग अलग मानकों के आधार पर जो किसान होते हैं वह काफ़ी भ्रमित होते हैं, मगर जब इस प्रकार से अगर यूरिया का लोगो या एक ही उत्पादक होगा तो लोगों को भ्रमित जैसी यानी जो सिचुएशन है वह नहीं पैदा होगी। ठीक है, इसमें कहा गया है जो सब्सिडी का भुगतान फर्टिलाइजर कंपनियों को सीधे ही जाता है और इसका लाभ किसानों को सस्ती खाद के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्टिलाइजर खाद है उस पर लगभग सरकार लगभग कितना 2,000 रुपये तक की सब्सिडीज देती है। ठीक है, तो वह जो फायदा है वह सीधा बैंक को यानी किसको, यानी इनको जाता है कंपनियों को। ठीक है, फिर वह कंपनियां किसानों को देती है। और विश्व बाजार में कीमत बढ़ने के बावजूद भी हमने घरेलू उत्पादन में फर्टिलाइजर के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। क्वेश्चन हमारा कहता है, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना कृषि मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित है, तो इसका जो पहला कथन है वह हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये हमारी केस के अंदर है, ये श्रम एवं ये है हमारी रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत, ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। दूसरा क्या गया, इस योजना के तहत योजना यानी कि योजना की जानकारी देना अनिवार्य, सॉरी इसके अंदर ये कहा गया भी, तो दूसरा कथन है वह कहता है भी इस ये योजना के अंदर 2/3 क्षेत्र है उसके अंदर सरकार का जो लोगो देना अनिवार्य है, तो इस प्रकार से दूसरा कथन इसका सही हो जाता है। जैसे दूसरा कथन सही से लिखा नहीं गया तो आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, क्या कहता है, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय ने घोषित की है, जो एक राष्ट्र एक रसायन योजना के तहत कंपनियों को अपने बैग पर केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम या ब्रांड या लोगो या अन्य प्रासंगिक उत्पादन जारी प्रदर्शित करने की अनुमति है, और शेष स्थान पर भारत और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना के लोगो देना होगा। ठीक है, जिसके अंदर यूरिया है, डीएपी है या नाइट्रोजन है, उनके बारे में जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह आईएमएफ से संबंधित थी। जैसे जो श्रीलंका है, श्रीलंका ने आईएमएफ से यानी उनकी जो अर्थव्यवस्था उनकी जांच के लिए कहा है। ठीक है, यानी जो भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, जिसका इन्होंने उनसे जो परामर्श मांगा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक मुद्रा
वैश्विक मौद्रिक आय, ठीक है, सतत विकास को प्रोत्साहन देना, गरीबी उन्मूलन और वित्तीय स्थिरता निम्न में से कौन से राष्ट्रीय मुद्रा आयोग के यानी राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य हो सकते हैं? तो कौन से? ये चारों के चारों उद्देश्य के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? ये हमने देख लिया, वैश्विक यानी मौद्रिक में सहयोग करना, ठीक है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और सतत विकास को प्रोत्साहन देना और दुनिया भर में गरीबी को कम करना, ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने 189 देशों का एक संगठन है जो प्रत्येक देश में वित्तीय महत्व के अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक ब्रांड में एक बोर्ड का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय यानी अर्थव्यवस्था देशों को अधिक शक्तिशाली अगर उन्हें उनके पास यानी मताधिकार देती है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय का जिसको जो जितना आर्थिक रूप से सशक्त होगा उसको इतना ही मत प्राप्त होगा, ठीक है। अगली जो ये न्यूज़ थी हमारी, ये जो आजकल का एक जो टॉपिक आता है दैनिक जागरण के, वहाँ से संबंधित, इसमें कहा भी राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद ने जो हमारे जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने आज ही के दिन 1956 के अंदर पहुंचकर जो हमारा जो राज्य पुनर्गठन विधेयक था उसको स्वीकृति दी थी, ठीक है। क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य क्षेत्र में विस्तार और राज्य नियंत्रण क्षेत्र विदेशी नियंत्रण को सौंपना, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राज्य पुनर्गठन संबंधित संसद को प्राप्त है? तो ये कौन कौन सी शक्ति है? तो इसकी जो हमारी जो पहली दो जो शक्तियां संसद को प्राप्त है, जबकि जो विदेशी राज्य है वह केवल और केवल संविधान संशोधन के माध्यम ही किया जा सकता है। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है हमारा? ए, ठीक है। ये सारी की सारी इसके अंदर जो शक्तियां दे रखी है, जो अनुच्छेद 3 के अंदर ये सारी बात कही गई है, ठीक है। एक ये न्यूज़ थी, ये वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, इसके अंदर कहा जो हमारे मस्तिष्क होता है, जिससे हम क्या कहते हैं भी, जो लोगों के प्रति हमारी जो सद्भावनाएं होती है, जो हमारी उनके प्रति जो दया की जो भावना होती है, वह हमारे जो हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके अंदर ये एरियल एंटी जो रेगुलेटरी कंपाउंडिंग गाइडेंस कहते हैं उसके आधार पर होता है। ये जो हमारे से जो मस्तिष्क उसका ये आगे का हिस्सा होता है, यानी उसी पे आधार पर हम कह सकते हैं जो हमारा ये जो जिसको बोलते हैं ACCG होता है, जो सक्रिय होता है तो हम लोगों के प्रति सहानुभूति की भावना रखते हैं, और ये यानी सक्रिय नहीं होता है तो हम उनके प्रति हम अपने जो स्वार्थ जैसी भावना का यानी जैसे हम स्वार्थ जैसी भावना रखते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।